जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग विश्व धरोहर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इससे जो भी क्वेश्चन आपको है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं। आप अपने कॉपी पर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, है ना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। विश्व धरोहर क्या क्या होता है? विश्व धरोहर, इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं। इसके बाद सवाल पर हम लोग आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग क्या दिया गया है कि भारत के प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। भारत में कौन कौन सा स्थल जो विश्व धरोहर है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं, है ना। और सबको बारे बारे समझेंगे क्या होता है यूनेस्को। यूनेस्को में विश्व धरोहर में कौन कौन सा राज्य शामिल है, राज्य बोल रहा है, कौन कौन सा संस्कृति या कौन कौन सा स्थल शामिल है, सबके बारे में हम लोग आज देखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। क्या बोलता है पॉइंट को समझ चलेंगे। भारत के प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन सा स्थल है जो किस में शामिल है, तो यूनेस्को में, है ना। तो पॉइंट अगर देखिए कि भारत में वर्तमान में कुल कितना है, तो 42 गो विश्व धरोहर का स्थल शामिल है। कौन कौन सा 42 गो है, सबको हम लोग इस क्लास में आज देख लेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? अगला पॉइंट बोलता है कि 42 जो है ना, 42 गो में बता रहा है कि 34 गो सांस्कृतिक और 7 गो प्राकृतिक एवं एक जो है ना मिश्रित प्रकार का स्थल हुआ करता है। कितना है देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 34 गो सांस्कृतिक, 7 गो क्या तो लिखा गया है, चलिए साफ कर लेते हैं। 7 गो आपको प्राकृतिक और एक मिश्रित प्रकार के स्थल यहाँ पर सम्मिलित है। कोई दिक्कत? आगे क्या बोलता है कि भारत विश्व में स्थलों की संख्या में, स्थलों की संख्या के मामले में कौन सा स्थान पर है, तो छठा नंबर पर है। कितना पर है? छठा नंबर पर है। ऐसे आप लोग से सवाल करेंगे, अगर ऑफलाइन के बच्चा लोग का हम टेस्ट लेंगे, क्विज करेंगे, तो ऐसी बारी बारी से लोग पूछेंगे, तो आप लोग अच्छे से लिखेंगे कॉपी पर। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, भारत की अस्थाई सूची में, अस्थाई सूची में 52 साइट है। कितना है? 52 साइट। लेकिन ऐसे बात करते हैं तो 42 को धरोहर स्थल उसमें शामिल है। अस्थाई सूची में कितना है, तो 52 साइटें हैं। क्या 52 साइट है, इसके बारे में बारी बारी से हम समझ लेंगे, है ना। इसका स्थापना आप देखेंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, बाहर तो लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका फुल फॉर्म है। आप अपने कॉपी पे इसको लिख सकते हैं, यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को का पूरा नाम यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि इसका स्थापना स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। 16 नवंबर 1945 को स्थापना किया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? 16 नवंबर 1945, 1945 में बहुत चीज का स्थापना किया गया। आप जानते भी होंगे, चाहे आप जैसे जैसे आप यूएसए बोल रहे हैं, यूएनओ का स्थापना, यूनेस्को का स्थापना, बहुत सा स्थापना किया गया 1945 में, है ना। देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को जो है ना, संयुक्त राष्ट्र की क्या है, एक विशेष एजेंसी है। यही यूनेस्को का सिंबल है। आप देख सकते हैं, सिंबल देख सकते हैं। देखिए इस क्लास जो आपको नाम के करंट अफेयर है कि इसमें स्टैटिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अपडेटेड है। इसमें क्या है कि आपका जो एग्जाम पड़ता है उसमें आपको ये मिलेगा। जैसे अभी यहाँ इस क्लास में ये खासियत और है कि आपको सवाल के साथ साथ इसमें डायग्राम भी दिखाया जा रहा है कि कौन कैसा है। जैसे इसमें कौन कौन सा स्थल भारत के शामिल है ना, 42 को बोले तो 42 का फिगर दिखाएंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए अगला लिखा गया है कि अगला क्या लिखा गया है। चलिए अगला बोल रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में। यूनेस्को यूनेस्को का स्थापना तब देख लिया कि 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका स्थापना मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस। विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। विश्व में 50 गो से बेसी कार्यालय बनाया गया है ना। जैसे भारत में अलग होगा, अलग अलग देश में अलग होगा कार्यालय, है ना। कितना बनाया है? 50 से अधिक बनाया गया है। इसके इसके सदस्य की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 193 देश शामिल है। कितना शामिल है? 193 देश इसमें शामिल है, जिसमें अपना भारत भी है। कोई दिक्कत? आइए अगले कुछ पहले फैक्ट पढ़ रहे थे, इतना आपको पूरा का पूरा फैक्ट है यूनेस्को से संबंधित। यहाँ तक आप लोग देख लिए, इसको कॉपी पर लिख लीजिए, अच्छे से कॉपी पर लिख लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आइए आज का पहला सवाल से हम लोग आते हैं। पहला सवाल क्या है कि सवाल में पहले कि हम पहले ही टिक लगा दिए हैं ना, ताकि आपको देखने में आसान हो जाए। कह रहा है कि होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया? तो होयसला जो है तमिलनाडु कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में। होयसला जो है से कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आइए इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा और देख लेते हैं, होयसला के बारे में, होयसला के बारे में। आइए, कर्नाटक का होयसला मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा है? तो 42वां है। अभी इसमें हम कुल देखिए, बैक करके थोड़ा देख लेते हैं। देखिए विश्व में, भारत में कितने धरोहर स्थल है? तो 42 को है। 42 में होयसल जो है ना, ये सबसे अंतिम वाला है। क्या है? अंतिम वाला है। तभी तो यहाँ पे 42 लिखा गया है, ये अंतिम वाला है 42। ठीक है, 42। देखिए यही आपको क्या, होयसला मंदिर है। होयसला मंदिर देखिए डायग्राम के साथ हम लोग चल रहे हैं ना, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। होयसला मंदिर है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? होयसलों की पवित्र टुकड़ियों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। कुछ भाग बहुत दूर में है, कुछ भाग को क्या किया गया है, फोटो दिखाकर विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए, अगला बोल रहा है कर्नाटक के बेलूर हलेमविड हलेमिड और सोमनाथपुर के होयसला मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में जोड़ा गया है ना। ये बहुत से इसमें जोड़ा गया। कर्नाटक का आपको बेलूर जोड़ा गया, आपको ये जोड़ा गया, आपको ये जोड़ा गया, सबके सब इसमें जोड़ा गया। कोई दिक्कत? आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल देखते हैं। जब तक ना इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं हो जाएगा, तब तक इसी को हम लोग देखते रहेंगे। देखो, होयसला मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हेले बिंडू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? चलिए इसको थोड़ा अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, है ना। किस नाम जाना जाता है? चलिए देख लेते हैं किस नाम बोल रहा है। देखिए, इस नाम से आपका जाना जाता है। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट बोल रहा है, इसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में होयसल राजाओं के द्वारा किया गया था। ये होयसला जो मंदिर है, होय होयसल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित करता है। शिव भगवान और विष्णु भगवान को क्या करता है? समर्पित करता है। इसमें वैष्णववाद और शक्तिवाद के विषयों के साथ साथ जैन धर्म के चित्र भी दिए गए हैं। इसमें आपको वैष्णववाद, वैष्णव शक्तिवाद, साथ में जैन धर्म के चित्र भी इसमें दिखाया गया है। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट रखते हैं। अब अगले सवाल आते हैं। देखिए एक सवाल था, सवाल आपका एक था, एक सवाल में हम 4-5 स्लाइड में इसका डिस्कशन देखें। इससे बेसी और डिस्कशन चाहिए? चाहिए तो बोलिए, इससे बेसी हमको पास अब है नहीं। चलिए अगले सवाल क्या कहता है? शांति निकेतन किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? शांति निकेतन आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में हम शांति निकेतन के बारे में बात भी किए होंगे, है ना। ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। शांति निकेतन निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला पहला लिस्ट में शामिल होने वाला भारत की 41वीं धरोहर है। देख लीजिए, बोल रहा है शांति निकेतन ना, बोल रहा है क्या कि शांति निकेतन वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला कौन सा नंबर का है? तो 41वां है। स्थान देखते हैं, स्थान पड़ता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बीरभूम जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो बीरभूम जिला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। आइए इसके बाद थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। 1863 में, सॉरी, 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर किया था। इसका जो शुरुआत जो किया गया, तो रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में, तो शांति निकेतन आश्रम के रूप में किया था। वही आगे देखते हैं 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल 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 स्कूल ऑफ और रेजिडेंशियल स्कूल और आर्ट सेंटर में बदल दिया। ये पहले आश्रम के रूप में था, फिर कोचिंग कर दिया गया, स्कूल के रूप में बदल दिया गया। कब? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन 1863 में बोल रहे हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको बनाया गया था। बहुत पुराना धरोहर है ना। अगला सवाल देखते हैं। काकतीय रुद्रेश्वर
जिसको रामपा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? तो 2021 में, 2021 में ही किया गया रंपा धरोहर स्थल को धरोहर में कब शामिल किया गया? 2021 में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण काकतीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। देखिए 12वीं शताब्दी में किया गया, आज के मंदिर नहीं है, 12वीं शताब्दी में। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना के कहाँ स्थित है? तो वारंगल में। समझ एक मंदिर कितना पुराना है, कब 12वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया गया था। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे भगवान शिव और विष्णु के साथ है सूर्य देव की मूर्ति प्राप्त होते हैं। ये सवाल पूछता है कि भगवान शिव और विष्णु के साथ सूर्य देव के मंदिर एक ही छत के नीचे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वारंगल। वारंगल कहाँ है? वारंगल आपको तेलंगाना में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आइए अब अगले स्लाइड पर करते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय स्थल बन गया है? कौन सा स्थल ही बन गया है? तो ये स्थल है 40 नंबर का। क्या है? तो 40 नंबर का। आइए अब धोलावीरा के बारे में डिटेल लिख लेते हैं। तो पहला धोलावीरा के बारे में लिख लीजिए, इसका देख लीजिए डायग्राम, है ना, यहाँ पर फिगर देख लीजिए। पहली पॉइंट बोलता है धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए ये समझ में आ गया कि धोलावीरा को कब किया गया? 2021 में, प्रेजेंट में किया वाला है ना, प्रेजेंट में इसको किया गया है। अगली पॉइंट बोल रहा है कि धोलावीरा कच्छ के कन गुजरात में हड़प्पा शहर के लिए भारत का एक नाम यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है। कोई दिक्कत? ये हड़प्पाई क्षेत्र में से मोहनजोदड़ो बोल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पर है, इसमें धोलावीरा स्थल है। हालांकि ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में डिटेल पढ़ा दिया गया है कि धोलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, क्या नहीं प्राप्त हुए हैं, सब बता दिया गया है। आइए अगले सवाल आते हैं। अगले सवाल क्या बोलता है? आगरा के किला को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? किस वर्ष? तो 1983 में किया गया। कब? 1983 में। देखते हैं इसके बारे में डिटेल, इसका आंसर लगाते हैं 1983। इसका डिटेल देखते हैं। चलिए यही है। देखिए बैक क्या कहते हैं? आगरा के किला के बारे में बात करें तो यही आगरा का किला आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। आगरा का किला आप तो कभी देखे नहीं है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए, यही आगरा का किला है। पहली पॉइंट, आगरा का किला कब शामिल किया गया? तो 1983 में। यह 16वीं सदी में बना मुगल स्मारक है, 16वीं सदी में बना था। समझ आइए ये भी कितना पुराना है ना। और डिजाइन इसका देख लीजिए, कलाकारी देख लीजिए। देखिए यही कलाकारी जो है ना, अभी तब फिर भी इंडिया पीछे क्यों है जानते हैं? कि पहले के जो कलाकार लोग हुआ करते थे, जो बनाते थे, वो अच्छा डिजाइन अगर निकाल दिए, अगर अच्छा बना दिए, तो शासक क्या करते, उसका हाथ कटवा देता था। क्यों? शासक लोग, जब शासक भारत के बुड़बक, मैंने बचपने से सब, मैंने जब से भारत बना तब से कुछ न कुछ पागलपनी यहाँ चलते आ रहा है। मैं यहाँ पर आया, मुसलमानों लोग जब आए आक्रमण करके राज किए है, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना किया गया। इसमें तो और पागल पागल थे। क्या पागल थे? ये अपना नाम कमाए खाते अपने मिस्त्री को हाथ काट देते थे। जैसे अगर ताजमहल जानते हैं, ताजमहल बना दिया, ताजमहल जो बनाया उसको पैसा दिया गया मिस्त्री के, लास्ट में उसको हाथ काट दिया गया। कैसा दोबारा बनाया नहीं कहीं? अरे बनाता तो आज हमारा भारत बहुत आगे रहता है कि नहीं। लेकिन यहाँ का जो शासक जो हुआ करते थे, चाहे हिंदू शासक हो या मुस्लिम शासक हो, अपना नाम के चक्कर में अपना विकास नहीं कर पाते थे, है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है, लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। अगली पॉइंट बात है, इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद है। किसके द्वारा किया गया है? शाहजहां के द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल का इसमें मौजूद है, निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। आइए अगले सवाल पर आते हैं कि ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये भी किया गया था 1983 में। ये भी कब किया गया? तो 1983 में। कोई दिक्कत? 1983 में किया गया। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ताजमहल आगरा, ये दोनों के दोनों कब किया गया? तो 1983 में। ताजमहल ताजमहल आगरा में है। मुगल सम्राट शाहजहां
द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया। सफेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह यमुना नदी के किनारे से जो नदी पीछे से देख रखिएगा ना, पीछे बैक साइड से, तो कौन सा नदी है, इरागा नहीं, इसका पीछे जो देखिएगा तो यमुना नदी किनारे है ना। देखिए इस पॉइंट में बहुत सा डिटेल मिल गया। ये मुगल सम्राट था शाहजहां, जो अपने पत्नी के याद में क्या कर दिया था, अपने पत्नी की याद में इसका मुमताज की याद में बनाया था। बेपनाह मोहब्बत करता था मुमताज से। अब बोला जाता है कि मुमताज का 14वां, मुमताज महिला है, मुमताज का 14वां पुत्र होते समय ही इसको क्या हुआ था, तो मृत्यु हो गया था मुमताज के। उसी के याद में शाहजहां क्या बना दिया, ताजमहल बना दिया। ताजमहल जैसे आजकल भी प्यार मोहब्बत में लोग बोल देते हैं कि हम तुमको खातिर ताजमहल बना देंगे, लाल किला बना देंगे, कुछ नहीं बनाते हैं। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। ताजमहल का निर्माण देखिए 1631 से वर्ष 1648 तक लगा हुआ था। लगभग इसको बनाने में 17 वर्ष लगा था। कितना लगा था, 17 वर्ष इसको लग गया था बनाने में, है ना। 17 वर्ष। शुरुआत कब से किया गया, 1631 से 1648 तक, लगभग कितना वर्ष लग गया, तो आपको 17 वर्ष लग गया। आइए अगले सवाल देखते हैं। इस समझ में आएगा ताजमहल। तो एक एक सवाल आपसे है कि ताजमहल के बारे में सवाल करता है, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, अगर हमसे भी पढ़े हो ठीक है, और कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो ये बताएंगे कि ताजमहल जो बनाने वाला डिजाइनर का नाम क्या है ना, जो डिजाइनर बनाया है ताजमहल, उसका नाम क्या है। अगर बताते हैं तो हम समझेंगे कि आप मेहनत करते हैं, है ना। आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका डिजाइनर का नाम क्या है। कोई दिक्कत, आपका ये होमवर्क है ना। खास करके उस बच्चा का होमवर्क है जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ता है ना। चलिए आइए अगली स्लाइड में। अजंता की गुफाएं किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अजंता का गुफा ये भी किया गया था 1983 में। देखिए बहुत सा हो गया आपको। आगरा के लाल किला, आगरा के आगरा करके यहाँ पर बैक करके देख लेते हैं। आगरा का किला देखे हम लोग। आगरा किला के बाद हम लोग क्या देखे, ताजमहल देख लिए। ताजमहल के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ताजमहल के बाद अजंता की गुफा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है ना। ये भी कब किया गया, तो 1983 में किया गया। आइए अगली स्लाइड देख लेते हैं। ये गुफा है महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के पास है। किस नदी के पास है, तो बाघोरा। देखिए पॉइंट बहुत भी है, बाघोरा नदी के पास है ये हर कोई जानता है कि औरंगाबाद में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, न कि बिहार वाला औरंगाबाद। ये किस नदी के किनारे पड़ता है आपको सामने लिखा गया है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक ला। चलिए नदी को आप नाम लिख लेंगे। अगली पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें कुल कुल 29 गो, इसमें कुल आपको क्या, कुल 29 गो गुफा है। कितने हैं, और सभी गुफा कुछ ये बौद्ध का गुफा है। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। पहली बात बोले इसमें इसमें कितनी गुफा है, तो 29 गो। कितने बहादुर लोग, तो 29 गो गुफा है। 29 को, और 29 जो आपको है ना, वो सभी के सभी किसका है, तो बौद्ध का है। बुद्ध का, बुद्ध का इसमें गुफा बनाया गया है। ये देखिए सामने वो बुद्ध बुद्ध जी बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको, यही आपको गुफा है, अजंता की गुफा। कोई दिक्कत समझने में, तो समझने में दिक्कत। आइए अगली स्लाइड में आते हैं। अगली सवाल बोलता है कि महाराष्ट्र की एलोरा की गुफा। देखिए महाराष्ट्र में दो चीज गुफा मिला है, एक अजंता, अजंता अजंता के बारे में बात की। अभी क्या कर रहे हैं, एलोरा, एलोरा की गुफा किस वर्ष शामिल किया गया, ये किया गया 1 साल बाद किया गया था। कब किया गया, तो 1984 में। कब किया, 1984 में। बाकी सब 3 गो बात किए, आगरा के किला बात किए, ताजमहल बात किए, और क्या बात किए, अजंता की गुफा 83 में। जबकि इधर ई क्या है, एलोरा की गुफा 84 में इसका किया गया। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये गुफा है महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है, पर्वतमाला में स्थित है ना। यहाँ 34 गुफाएं का एक समूह है। कितना गुफा है, देख लीजिए, यही आपका है महाराष्ट्र का, ये जो आपको दिख रहा है ना एलोरा का गुफा, यही आपको एलोरा का गुफा है। लग रहा है कि पहाड़ है, पहाड़े के काट के बनाया गया है ना। बता दीजिए उसमें कैसा कलाकारी था, जो आज तक हमने को देखने के लिए मिला है। और अब कलाकारी होता है ना, आज शाम के मेरा घर का सीढ़ी बना, और कल गुड मॉर्निंग में फिर सीढ़ी भसक गया। सब मटेरियल दिया गया, फिर भसक गया। तो कलाकारी पे भी डिपेंड करता है, वहां पर जो जो मटेरियल दिया जाता है उसमें भी डिपेंड किया जाता है ना। समझ आए कितना पुराना है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि 34 गुफाएं एक समूह है, जिसमें 17, देखिए ध्यान से देखेंगे और ध्यान से लिखेंगे कॉपी पर, है ना। देखिए 34 गुफा का एक समूह है, जिसमें 17 ब्राह्मण का
और 12 बौद्ध का और 5 जैन धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म से और ब्राह्मण 12 कितना है बौद्ध से और जैन 5 से संबंधित है। कोई दिक्कत? इतना आपको डिटेल यहाँ पर दिया गया। देखिए 12 दिया गया है, 17 दिया गया, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। आइए इसे समझ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रकूट के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। राष्ट्रकूट का राजधानी जानते हैं दंती दुर्ग में राजधानी हुआ करता है राष्ट्रकूट के। चलिए अगले सवाल आते हैं और ध्यान पूर्वक देखेंगे। कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे 1984 में, कब 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में देखने के लिए मिल रहा है। देखिए कोणार्क मंदिर, यही आप कोणार्क मंदिर है जो सूर्य मंदिर के नाम से जाना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको? तो भगवान सूर्य को समर्पित है कोणार्क मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कौन जिला में? पुरी जिला में स्थित है। कौन जिला में? तो पुरी जिला में 13वीं शताब्दी 1250 ईस्वी में, 1250 का सूर्य मंदिर है। कब का? तो 1250, 13वीं शताब्दी में कब बना था? तो 1250 में बनाया गया था। अगला स्लाइड देखते हैं। इस मंदिर का श्रेय लगभग 1250 पूर्व ईसा पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम को दिया जाता है। मतलब इसे समर्पित जो किया जाता है, श्रेय जाता है नरसिम्हा देव प्रथम को श्रेय इसका जाता है। आइए अगली स्लाइड में आते हैं। अब अगला सवाल देखिए 20 नंबर। महाबलीपुरम का स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया? तो महाबलीपुरम कब है, कहाँ? तो तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। आइए देख लीजिए, यही महाबलीपुरम आपको क्या चीज है? तो मंदिर है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, इस बात को जानते हैं। पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया। कोरोमंडल जानते हैं, ये आपका अगर ये भारत है, ये भारत है, तो भारत में आप जानते हैं कि इधर आपको कोरोमंडल देखने के लिए मिलता है ना। कोरोमंडल इस क्षेत्र में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए आगे बोल रहा है इसमें, इसके बारे में देख लीजिए यहाँ तक। अगला स्लाइड में आते हैं। बोल रहा है अगले स्लाइड में, इस स्मारकों में 5 रथ और 81 मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। 5 रथ और 81 मंदिर, 7 मंदिरों का अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यही आपको मंदिर देखने के लिए मिल रहा है ना, महाबलीपुरम मंदिर। आप महाबलीपुरम मंदिर सिर्फ सुने थे, आज आपको हम फिगर के साथ, फोटो के साथ बताते जा रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड में आइए। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष शामिल किया गया, है ना? किस वर्ष? तो 1985 में। देखिए शुरू हुआ अभी 83 84, अभी कहाँ तक आ गए? 85 तक ला। आइए अगले स्लाइड में बोलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में से जानते हैं बात को। विश्व के 2/3 एक सिंह वाले गेड़ा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। विश्व की 1/3, एक 2/3, विश्व के 2/3 हिस्सा कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यही आपको क्या है? तो सिंह वाले गेड़ा है, सिंह वाले आपको गेड़ा देखने के लिए मिलता है। आइए अगले स्लाइड पे बोलता है, इसे 1905 में स्थापित किया गया, लेकिन 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1974 में, लेकिन इसको स्थापित कब किया गया पूर्ण रूप से? 1905 में। 1905 में किया गया, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? तो आपको 1974 में। समझ में आया ना? 1905 वही करजन के जमाना में हम लोग चलते हैं। आइए अगली स्लाइड क्या कहता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसे 1985 में धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया है? तो मानस बोल रहा है ना, तो मानस आपको पता है असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो असम में। आइए देख लेते हैं, यही आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में किया गया था। कब की गई थी? 1990 में। यही एक सिंघा वाला गेड़ा है, एक सिंघा गेड़ा जो देखते हैं टीवी पर, यही आपको देखने के लिए मिल रहा है। आइए अगले सवाल। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? तो केवलादेव तो 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में। अगली स्लाइड आते हैं कि यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक वेटलैंड। देखिए यहाँ पर बाहर से पक्षी लोग भी आते हैं। 1982 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय
उद्यान घोषित किया गया, है ना, 1982 में। लेकिन बोलेगा इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 85 में। ये बना है 82 में, लेकिन शामिल कब किया गया, 85 में। तो दिक्कत अगली पढ़ लेते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान 375 पक्षी प्रजाति और विभिन्न अन्य प्रकार के जीवों यहाँ पर निवास करते हैं। 375 प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, पक्षी यहाँ पर आते हैं, अलग अलग कंट्री से भी आते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हम्पी का स्मारक समूह, हम्पी का स्मारक कहाँ, कर्नाटक को, किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 1986 में। कब किया गया, 1986 में। देखिए सब क्रम से हम लोग चल रहे हैं ना, पहले 83 आए, फिर 84 आया, फिर 85 आए, और क्या आ रहे हैं हम लोग, 86। कोई दिक्कत, आइए आइए स्लाइड देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि यह कर्नाटक में स्थित है ना। हम्पी जो कहाँ से, कर्नाटक में। यह स्थल विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी देखने के लिए मिलता है। अब बाहुबली सिनेमा देखे होंगे, बाहुबली सिनेमा में देखेंगे माहिष्मती जो कपार पर लेके अग्नि जाते हैं, ऐसा ही आपको देखा गया होगा कि बाहुबली के द्वारा हाथियों से लड़ाया जाता है। हाथी बिछड़ जाने की वजह से जानते हैं ना, बिखर जाता है, तो कि माहिष्मती का जो कलश होता है उसमें शपथ होता है कि यहाँ से शुरू किए तो कि हाँ आ जाना हो घूम के, लेकिन बीच में हाथी आ जाता है। वहां पर यही चीज को सीन दिखाया गया है। अब देखें, ना देखेंगे तो देख सकते हैं जाके, है। आगे बोला है कि विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी के मंदिर और महल को 14वीं 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, है ना, इसके मध्य में बनाया गया था। आइए अगले सवाल क्या कहते हैं। अगले साल बोला है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो के स्मारक समूह को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 1986 में किया गया। कब किया, 1986 में, है ना। आइए आगे बोल रहा है कि यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। कहाँ है, छतरपुर, झारखंड में छतरपुर नहीं, एक मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, जबकि झारखंड में एक गाँव है छतरपुर, है ना। अगली पॉइंट बोल रहा है कि इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। ये देखिए यही आपको है खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर देखने के लिए मिलता है। आइए आगे लिखते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, यहाँ पे खजुराहो का मंदिर के अंदर कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बोलता है कि फतेहपुर सीकरी किस वर्ष किस राज्य में स्थित है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, 1986 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये फतेहपुर सीकरी जो है से आपको उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। आइए डिटेल देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। इसका निर्माण अशोक इसका निर्माण अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी राजधानी में बनाया गया था, है ना। ये देखिए यही फतेहपुर सीकरी है। लग रहा है कि जल्दी ही बनाया गया है, कितना क्लीन दिख रहा है ना। लग रहा है आपको कि जल्दी ही बनाया, इस जगह पर घूमना भी चाहिए फतेहपुर सीकरी। अगला पॉइंट बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी छोटी अवधि के लिए मुगल सम्राट की राजधानी भी थी। छोटी कुछ समय के लिए, कुछ नहीं बोले कि अकबर बनाया था, कुछ समय के लिए कैब था, राजधानी भी रह चुका है ना। आइए अगला, गोवा के गिरिजाघर गिरिजाघर एवं कारवेंट को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया, 1986 में, 1986 में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। यही कारवेंट है। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म प्रचार के लिए प्रारंभ संकेत थे। मतलब यह ईसाई धर्म का प्रचार होता, ये ईसाई के लिए फेमस है। ये कब शामिल किया गया, तो 1986 में इसको शामिल किया गया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र है। इसमें कब्र है, किसका है जी, तो फ्रांसिस जेवियर का कब्र है ये। यहीं पर आपको जो ईसाई लोग जाके अपना से पढ़ते पूजा पाठ करते हैं, वो किसका यहाँ पर कब्र है, तो जेबियर का है, ठीक ना। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, पहला सवाल ये है। दूसरा बोल दिया कि 87 में विश्व धरोहर शामिल किया गया है। तो ये पूछा है किस राज्य में, तो राज्य है महाराष्ट्र। ये कब शामिल किया गया, तो 1987 में। आइए डिटेल देखते हैं। ये देखिए यही है आपको क्या, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि एलिफेंटा की गुफा यही है। देखिए कैसा पहाड़ के काट के बनाया गया है। देखिए बनाया भी क्या, तो कितना चिकन चिकन बनाया गया है ना, लग रहा है कि मशीन से काट के बनाया गया है।
पहाड़ और काट के अंदर गुफा है, अंदर तकला। इस गुफा में अगला पॉइंट देखेंगे कि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को इन गुफाओं को बचाने की श्रेय था। राष्ट्रकूट और चालुक्य जो थे, लड़ाई झगड़ा होता था, इस गुफा में जाकर छुप जाते थे, बचाने के लिए गुफा बनाया गया था। इस गुफाओं का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में ईस्वी के मध्य हुआ था। 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था, है ना। आया था एलिफेंटा गुफा। गुफा पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा गुफा किस द्वीप पर? एलिफेंटा गुफा पर ही, एलिफेंटा द्वीप पर ही स्थित है ना। एलिफेंटा कहाँ बताया अभी हम? तो अब देखिए यहाँ पर बता दिए, बैक करके रख लीजिए कहाँ पर। महाराष्ट्र में बता दिए। कहाँ बता दिए? अजंता भी महाराष्ट्र में, एलोरा भी महाराष्ट्र में, और एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में, है ना। आइए अगले सवाल पाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया? सुंदरवन किया गया 87 में। सुंदरवन है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। आइए देखिए किसके बारे में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और बाघ अभयारण्य भी है। बाघ अभयारण्य है, यही बाघ अभयारण्य देखने के लिए मिल रहा है ना। आइए अगली स्लाइड आते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1984 में किया गया था। देखिए स्थापना 84 में किया गया, लेकिन इसको शामिल कब किया गया? 87 में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान को स्थापना 84 में, शामिल कब? 87 में। कोई दिक्कत? 84 में स्थापना किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान में मैग्रोव वन घिरा हुआ है। मैग्रोव वन जैसे समुद्र के अंदर जो घास होता है उसको मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है ना। तो वहां पर बंगाल एक खाड़ी में आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन। और क्या बोलते हैं, बंगाल खाड़ी के बांग्ला में बोल सकते हैं सुंदरवन। जहाँ पर नदी गिरता है, कौन कौन? एक तरफ से आके गंगा गिरेगा, एक तरफ से आके ब्रह्मपुत्र गिरेगा। गंगा का अलग नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र का अलग नाम से जाना जाता है। अब यही क्षेत्र के यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा बनता है। आइए अगली स्लाइड पाते हैं। पटा पटादकल पटादल पटादकल पटादकल के स्मारक समूह को किस वर्ष यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया? तो 1987 में। ये है क्या, कहाँ है? देख लीजिए, यही आपका मंदिर है। पट पट पटदकल का स्मारक। पटदकल का स्मारक भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में स्थित है ना। यह स्मारक यह स्मारक समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। मतलब ये कितना पुराना है और आज तक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लग रहा है कि जल्दी ही बनाया गया है। अभी हमारा राम जी का मंदिर बन रहा है। ऐसा मंदिर तो अब कहीं बन ही भी नहीं सकता है, कितना बना लीजिए। जो पहले बन गया है वो बन गया है। अब बनना मुश्किल है, बन सकता है लेकिन लंबा समय लगेगा। बोला है कि पटक पटक पड हाँ, पटदकल मध्य भारत के चालुक्य वंश की राजधानी थी। ये पटदकल जो दिख रहा है पटदकल, तो चालुक्य वंश की क्या थी? राजधानी थी। इस स्मारक समूह में कुल 10 मंदिर है, जिसमें 9 हिंदू और एक क्या है? जैन है। 10 मंदिर में 9 हिंदू, एक क्या है? जैन मंदिर है। कोई दिक्कत? आइए अगला देखते हैं। चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहला सवाल है, एक चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? जिसमें 87 में जो क्या कर दिया गया? धरोहर में लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो चोल जो मंदिर है ना, आपको तमिल में मिलता है, तमिलनाडु में। देख लो डिटेल, यही आपको चोल का मंदिर है। देख लीजिए कैसा है, कितना विशाल मंदिर है, कितना विशाल मंदिर है, दिख रहा है ना। बोल रहा है कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित महान चोल मंदिर का निर्माण निर्माण शासकों द्वारा किया गया। चोल मंदिर के निर्माण चोल शासकों द्वारा किया गया होगा, ये बात को आप जानते होंगे, है ना। अगला पॉइंट बोल रहा है कि चोल शासकों द्वारा बनाए गए इन मंदिरों को चोल मंदिर कहा जाता है। मैंने चोल शासक बनाया तो चोल मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है ये, है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 2004 में गंगाईकोड चोलिस चोलीसवरम के मंदिर। गंगाई 2004 में गंगाई गंगाई कोड चोलीसवरम के मंदिर और दरासुरम के एक एरातवर मंदिर को इस सूची में जोड़ा गया। कब? 2004 में जोड़ा गया। लेकिन इसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, इसके बारे में कब जोड़ा गया देख लीजिए। तो इसको 1987 में जोड़ा गया है। अगले सवाल आता है कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राज्य तो है उत्तराखंड,
लेकिन इसको शामिल कब किया गया? तो 1988 में। शामिल कब किया गया? तो 1988 में। अब पूछा है राज, तो राज है उत्तराखंड। आइए येहू मंदिर को देख लेते हैं इस जगह के। ये देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। यही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य नंदा देवी पर्वतमाला के समीप स्थित भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अगले पॉइंट के लिए, इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1982 में। और धरोहर में शामिल कब कर दिया गया? तो 1988 में। कुछ दिन के बाद तो धरोहर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। कोई दिक्कत? सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है, जिन्हें 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया? सांची का स्तूप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। आइए सांची का स्तूप के बारे में देख लेते हैं। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नगर में स्थित है। रायसेन जिले के सांची नगर में स्थित है। चलिए एक सवाल आपसे है, सांची का स्तूप भारत की कौन सा रुपया नोट पर छापा गया है? ये नोट है भारत में, जैसे आपको 10 रुपए का नोट मिलता है, 20 का मिलता है, 50 का मिलता है, 100 का मिलता है, 500 का मिलता है, 2000 का मिलता है। इसे जो नोट जो आपको 2000 तक बंद कर दिया गया धीरे धीरे। ये सब जो आपको नोट दिख रहा है, तो कौन सा नोट पर सांची का स्तूप बनाया गया है? आप कमेंट करके बताएंगे। सांची का स्तूप पूर्णतः बौद्ध धर्म को संबोधित करता है। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का। अगर बीपीएससी की तैयारी आप करते हैं ना, इसका मेंस में डायग्राम बनाने पे भी आपको मिलता था। मैं इसमें डायग्राम बना दीजिएगा ना, तो 50 नंबर मिलता है इसका। 50 नंबर। बोल रहा है कि निर्माण तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। तीसरी से 12वीं के बीच में। बहुत पुराना एरिया है ना। चलिए अगले सवाल इसी में पॉइंट रख लीजिए। सांची के महान मुख्य स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व करवाया था। किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। हालांकि सवाल अभी हम आपसे करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ बता दिया गया। बाद में अग्निमित्र शुंग इस स्तूप का पुनः जीर्णोद्धार करवाया, मतलब पूरा निर्माण करवाया और इसे बड़ा और विशाल बनाया। अशोक बनाया तो छोटा था, कि इसको बहुत बड़ा बनाने वाला कौन है? तो आपको क्या बता दें भी हम, तो आपको एक शासक है अग्निमित्र शुंग के द्वारा इसको किया गया है। आइए, हुमायूं का मकबरा को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1993 में। 1993 में हुमायूं की मकबरा। क्या है हुमायूं का मकबरा, कहाँ है, सब डिटेल देखते हैं। यही आपको हुमायूं का मकबरा है। लग रहा है कि आजकल बनाया हुआ है, आजकल बना के फोटो खींचा के है। लग रहा है कि नहीं देखने में, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के पुराने किले के निकट मथुरा मार्ग के समीप स्थित है। मथुरा मार्ग के समीप स्थित है, नई दिल्ली में है। कहने का मतलब हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो नई दिल्ली के समीप मथुरा मार्ग में स्थित है ना। हुमायूं की मृत्यु के बाद इनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश पर उन्हें 1562 में बनवाया गया था। कब बनाया गया था? 1562 में। इनकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, तो इसको बनवाया गया था, है ना। अगला पॉइंट रख लेते हैं। इस मकबरे का निर्माण सन 1972 में संपन्न हुआ। सॉरी, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, शुरुआत किया गया 62 में। शुरुआत किया गया 62 में, लेकिन बन का तैयार कब हो गया? तो 72 में तैयार इसका हो गया। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक को किस वर्ष धरोहर में शामिल किया गया? कुतुब मीनार दिल्ली में जानते हैं, तो 1993 में। देख लीजिए, यही आपका कुतुब मीनार है बहादुर लोग। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब नहीं, कुतुब मीनार और उसका स्मारक परिसर दिल्ली के लाल कोट में स्थित है। दिल्ली के लाल कोट में स्थित है। लाल कोट के पूछता है कि लाल कोट का बनवाए थे। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार के बनवाया गया था। लगभग आपको अलग अलग डेट मिलता है। कहीं कहीं मिलता है 1192, कहीं कहीं मिलता है 1196, है ना। 1196 मिलता है। 1192 96 आपको डेट मिलता है ना। 97 भी कहीं कहीं मिला था। लेकिन इसको जो अगला जो गेट दिखाई दे रहा है ना, ये है, ये बड़का जो बनाया गया, ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनाया गया है। आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, देखिए डेट दिया गया है ना यहाँ पर। हम बोले कभी कभी अलग अलग डेट देता है, कहीं कहीं 96 देता है, कहीं कहीं 92 देता है, लेकिन डेट हालांकि एनसीईआरटी में ही देता है। अगर राइटर के बुक में अलग अलग देता है। लुसेंट में, लुसेंट बोल रहे हैं, या आपको एक और बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं
लुसेंट के जैसा ही एक आपको क्राउन बुक आता है, उसमें भी डेट इसका अलग अलग मेंशन कर दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन वगैरह से का बांध वही याद रखेंगे। चलिए अगली देख लेते हैं। भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग को पहली बार कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में मिलता है, तो 1999 में, 1999 में दार्जिलिंग को शामिल किया गया। ये देखो तो दार्जिलिंग, यही आपको ये झरना से देखने को मिलता है, यही ट्रेन जाती है दार्जिलिंग क्षेत्र में। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया है ना। ये दार्जिलिंग देखिए कितना पीढ़ी बना के आपको ये बनाया गया है चढ़ने वाला, मतलब ये रोड के बराबर किया गया है ना। पहले का कलाकारी कुछ अलग ही कलाकारी था, अब आज से कलाकारी पहले का बहुत अंतर है ना। तो बोला है कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु 2005 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है देख लीजिए, नीलगिरी के बारे में बात करें, ये रेलवे तो ये आपको कहाँ का है, तो तमिलनाडु में है ना। कालका कालका शिमला रेलवे, ये कालका जो शिमला रेलवे है, कालका शिमला रेलवे कालका में पड़ता है, शिमला में, इसको 2008 में इसको शामिल किया गया है। ये सब डेट देख लेंगे, जैसे ये अलग है, ये आपको तमिलनाडु वाला, ये कहाँ का है, शिमला वाला, शिमला जानते हैं कहाँ पर है। अगला सवाल कहता है, बिहार से सवाल है कि बोध गया का बौद्ध मंदिर किस राज्य में है? तो राज्य तो आपका अपना बिहार है। इसे 2002 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। देखिए 2002 में किया गया बोध गया को, है ना। आइए बोध गया मंदिर देख लेते हैं। यही बोध गया मंदिर आपको देखने के लिए मिलता है। आप लोग गए हो घूमे तो आपको पता होगा। लिखा गया बोध गया का महाबोधि मंदिर भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। महाबोधि मंदिर भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य के बोध गया जिला में स्थित है। गया गया जिला में स्थित है, बोध गया जिला में। बोध गया नहीं, गया जिला पड़ता है, बोध गया जगह है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के स्थापना संस्थापक महात्मा बुद्ध के समर्पित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जो है ना, महात्मा बुद्ध के समर्पित है यह मंदिर। बोला जाता है कि यह मंदिर के आसपास में इनको ज्ञान के प्राप्ति होता है। क्या होता है, तो ज्ञान का प्राप्ति। आप जानते हैं कि फल्गु नदी, जिसको पहले बोला जाता था निरंजना नदी, के नदी के तट पर क्या हो गया, इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद। हालांकि इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, और नहीं तो हम अगले क्लास में आएंगे तो हम बौद्ध धर्म को लेकर ही आएंगे। सवाल आपको बहुत पूछता है ना। अगला बोलता है कि भीमबेटका, भीम भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो राज्य बोला तो आपको मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं, जिन्हें 2003 में शामिल किया गया। तो भीमबेटका कहा, तो मध्य प्रदेश में। शामिल कब किया गया, तो 2003 में किया गया है। कोई दिक्कत। यह स्थान भारत के मध्य प्रदेश में जिला में स्थित है ना। पूरा पाषाण काल का एक पूरा स्थल है। पूरा पाषाण काल के साथ यहाँ से प्राप्त होते हैं बहादुर लोग, तो यही भीमबेटका देखने के लिए मिलता है। ये अंदर से गुफा इधर से है, भीमबेटका यही देखने के लिए मिलता है ना। खोज खोज सन 1987, सॉरी 1957, 57-58 में किया गया था। कब किया था, 1957, 57-58 इसका खोज किया गया है। और किसके द्वारा किया गया, तो विष्णु श्रीधर वाकनकर, वाकनकर के द्वारा किया गया, वाकनकर के द्वारा इसका खोज किया गया है ना। आगे आइए 29 नंबर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को किस वर्ष पुष्प धरोहर में शामिल किया गया? 2004 में किया गया, 2004 में। ये देखिए, यही देख लीजिए, आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, टर्मिनल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यही है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। ऐतिहासिक बहुत पुराना ही है ना। यहाँ पर ट्रिपल मंदिर चलता है, डबल ट्रिपल सब चलता है, बस चलता है यहाँ पर देखने के लिए मेरे छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में। गुजरात के चंपानेर, गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को किस वर्ष धरोहर में शामिल किया गया? 2004 में ही किया गया है। देख लीजिए, यही आपको गुजरात की जगह देखने के लिए मिल रहा है। गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित एक पुरातात्विक उद्यान है। कहा, तो पंचमहल जिला, गुजरात में पंचमहल जिला भी है। यह स्थित यहाँ स्थित पावागढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में चौहान राजपूतों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चौहान राजपूतों के द्वारा किया गया था। अगला आता है सवाल, दिल्ली का लाल किला को किस वर्ष शामिल किया गया? 2007 में, 2007 में दिल्ली का लाल किला को, किसको? तो लाल किला, है ना। आइए देख लीजिए, यही लाल किला जी है। अच्छा बताइए एक सवाल आपसे
कि लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? लाल किला पर झंडा कौन फहराता है ना? झंडा जो होता है तो कौन फहराता है लाल किला पर? दूसरी सवाल कि दूसरी सवाल कि आपको दो बार झंडा फहराया जाता है, 26 जनवरी को कब, एक 15 अगस्त के। तो यहाँ पर 15 अगस्त के कौन फहराता है, 26 जनवरी के फहराया जाता है कि नहीं फहराया जाता है? आप पूरा डिटेल बताएंगे, अपने कमेंट में पूरा लिखेंगे लाल किला पर कौन झंडा तोलन करता है ना? लिखा गया कि लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण 1648 में मुगलों द्वारा किया गया था। कब? 1648 में मुगलों द्वारा किया गया था। आइए अगला सवाल कि जंतर मंतर जो जंतर मंतर कहा जयपुर में, तो किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2010 में। जंतर मंतर कहा? तो जयपुर। जयपुर कहाँ आप जानते हैं? जयपुर आपको राजस्थान में। यही आपको जंतर मंतर है। जंतर मंतर देख रहे डिजाइन, जंतर मंतर का डिजाइन देख सकते हैं। बोल रहा है पॉइंट, राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसका निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। कब किया था? 1724 में इसको निर्माण करवाया गया था। कोई दिक्कत? यहाँ पर अनेकों लोग घूमने आते हैं। अगला बोल रहा है कि पश्चिमी घाट को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? पश्चिमी घाट 2012 में। तो पश्चिमी घाट है क्या जी? थोड़ा देख लेते हैं। तो यही आपको एक पश्चिमी घाट जहाँ से दिख रहा है ना, देख लीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, मोटे कर देते हैं। ये आपको दिख रहा है पश्चिमी घाट ना, ये आपको पश्चिमी घाट इसी के बारे में बोल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग? कोई दिक्कत? चलिए। लिखा है अरब सागर के तट पर स्थित जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहता है, जिनमें अनेकों पहाड़ शामिल है। पश्चिमी घाट समझ में आ गया कि ये आपको क्या है? तो पश्चिमी घाट है ना? इसको भी शामिल कब किया गया? 2012 में किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को किस वर्ष शामिल किया गया? राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को किस वर्ष शामिल किया गया बहादुर लोग? तो ये आपको देखने को मिला 2013 में शामिल किया गया है। देख लीजिए, यही पहाड़ी है। बोला कि राजस्थान में कई किले दुर्ग है, जिसमें से राजस्थान के सिर्फ 6 पहाड़िया दुर्ग को ही वर्ष 1913 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो बहुत सारा, लेकिन 2013 में सिर्फ 6 को ही किया गया है ना? आइए अगला कि ग्रेट ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहले सवाल कहा किस राज्य में है, तो है आपको हिमाचल प्रदेश में, और जिसे 2014 में शामिल किया गया। दूसरी सवाल यहाँ पर दिया गया, कब शामिल किया गया इसको तो 2014 में। आइए देख लीजिए, यही आपको है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व विरासत स्थल में है। इसे 1999 में राष्ट्रीय उद्यान 1999 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और विश्व धरोहर में इसको कब शामिल किया गया? तो 2014 में शामिल किया गया है। कोई दिक्कत? अगर आप बोलते 36 रानी के वाव। चलिए, रानी के वाव के बारे में सवाल आया, ये भी सवाल बताएंगे कि भारत की कितना रुपया के नोट पर रानी के वाव भी छापा गया है। रानी के वाव कहाँ से थे? पहले पूछा तो गुजरात में बता दिए। फिर पूछ रहा है कि इसको कब शामिल किया गया? तो 2014 में शामिल किया गया है। आइए रानी का बाव देख लीजिए, यही आपको कौन सा पैसा में छापा गया है आप बताएंगे हमको देख के, है ना? रानी का बाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। स्थित पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बामड़ी अर्थात सीढ़ीदार कुआं है। सीढ़ीदार कुआं, सीढ़ी से उसे उतरते उतरते जाते कुआं है, गहराई वाला कुआं है। कोई दिक्कत? कुआं जानते हैं ना? चलिए, इस बावड़ी का निर्माण सन 1063 में सोलंकी शासक उनकी भीमदेव प्रथम की पत्नी रानी उदयामती ने राजा भीम प्रथम की याद में करवाया था। राजा भीम प्रथम की याद में करवाया था, मतलब राजा भीम प्रथम की मृत्यु हो जाता है, उनके पत्नी साहब है ना, उनके याद में इसको बनवाया था, यादगार में बनाया जाता है ना? अगला देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? पहली बार तो है बिहार में। शामिल कब किया गया? 2016 में शामिल किया गया। आइए नालंदा विश्वविद्यालय देखे थे, यही आपका नालंदा विश्वविद्यालय देखने के लिए मिल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में, अब बिहार राज्य कहाँ? तो राजगीर में स्थित है।
नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। जिला को नालंदा राजगीर में स्थित है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक विख्यात केंद्र था। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर विख्यात केंद्र माना जाता है। कोई दिक्कत? निर्माण बड़ा कि निर्माण महान गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, तो कुमार गुप्त के द्वारा। और विक्रमशिला बोलेगा तो अलग है, तो शिला बोलेगा तो अलग है ना। तो यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, बौद्ध विश्वविद्यालय हाँ था। चलिए कोई दिक्कत? अगले सवाल बोल रहा है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ना, जिसे 2016 में विश्व धरोहर शामिल किया। तो कंचनजंगा जैसे बोला तो सिक्किम बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे? सिक्किम। कंचनजंगा पहाड़ी भी है ना। देखिए यही तो पहाड़िया है, पहाड़िया पर तो बनाया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1977 में किया गया था। 77 में किया गया, लेकिन विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया? तो 2016 में। कितना दिन के बाद किया गया, है ना। अगले सवाल बोलता है कि ली कार्बूजिए के वास्तुशिल्प कहाँ स्थित है? ये आपको चंडीगढ़ में है, जहां जिसे 2016 में कहा किया गया, इस धरोहर में शामिल किया गया है। ये है क्या, थोड़ा देखा थे फिगर से। ये देखिए यही जो जगह, इसी को आपको नाम है, इसको चंडीगढ़ में स्थित ले कार्बूजिए के वस्तु वास्तु शिल्प कार्य को आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान के हिस्सों में से एक रूप में माना जाता है, जिसे 2016 में क्या किया गया, इसको शामिल। मतलब कि आधुनिक इतिहास में पढ़ना है इसको, कि यहाँ इसको क्रांतिकारियों का इस तरफ आपको बोल सकते हैं कि गढ़ भी हुआ करता था, है ना। तो उन्हीं के यादगार में बनाया गया है। आइए, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को किस वर्ष धरोहर में शामिल किया गया? 2017 में किया गया है ना। 2017 में किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग? और इसके बाद डिटेल पढ़ लेते हैं। और आज की क्लास हम लोग लगभग इतने रखेंगे। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, जिसे पुराना अहमदाबाद भी कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? अगला चलिए एक सवाल और देख लेते हैं कि मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेबल को किस वर्ष विश्व धरोहर शामिल किया गया? तो 2018 में। इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ के कॉपी पर लिखेंगे, है ना। इसको पूरा अच्छा से पढ़ के आप कॉपी पर लिखेंगे। कोई दिक्कत? कब किया गया? 2018 में किया गया। आइए इसके बाद थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, है ना। यही आपको देखने को मिल रहा है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर के पोर्ट इलाके में स्थित विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल का निर्माण 19वीं सदी में विक्टोरियन नियो गोथिन शैली में किया गया। नियो गोथिन शैली बनाने का शैली है। देखिए कौन शैली? तो नियो गोथिन शैली में इसका किया गया। कभी कभी मूवी आप लोग देखते हैं तो कोर्ट के सवाल आता है, तो इस सिनेमा कभी कभी दिखाया जाता है। आप देखे भी होंगे, और ना भी देखे होंगे तो कभी कभी सिनेमा देखेंगे तो गौर करेंगे। देखिए यहाँ पर भारतीय ध्वज भी लहर रहा है ना। चलिए, आज के गुलाबी शहर जयपुर को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया? गुलाबी शहर जो है जयपुर को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो वो किया गया 2019 में किया गया है, 2019 में। चलिए देख लीजिए, भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर के स्थित पोर्ट इलाके में स्थित विक्टोरिया और आर्ट डेका इनसेबल का निर्माण किया गया। ये आपको पूरा का पूरा वही चीज दे दिया गया, पीछे रख दिया। हालांकि इसका डिस्कशन नहीं है, पीछे डिस्कशन यहाँ पर आ गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपका आज का सवाल 42 तक का सवाल ही है ना। आपका सवाल 42 का था। अब इस सवाल के अब इसको आपको अगले क्लास में टेस्ट लिया जाएगा। खास करके ऑफलाइन का जो बच्चा लोग हैं, ऑफलाइन का तो टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन का भी टेस्ट रहेगा, लेकिन ऑफलाइन का आपको अगले क्लास में जिस दिन हम लोग मिलेंगे, संडे को हम लोग मिलेंगे, तो आपको संडे से संडे को आपको ऑफलाइन में टेस्ट रहेगा। अब इसका बारी बारी से आप कॉपी पर लिखेंगे, है ना। चलिए, क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। और जो भी इसमें टूटी फूटी होगा आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।